एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज आपके साथ डिस्कस करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और जो टॉपिक मैं स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा हूं, लिम्फ। तो देखिए, लिम्फ को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि सेल्स जो हैं ये मिलकर के मान लीजिए टिश्यू बना रहे हैं। आप जानते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स विल बी फॉर्मिंग अ टिश्यूज। ये जो बीच में जो जगह है इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, और यहां पर जो फ्लूइड है उसे आप टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। सो यहां पर आपने फ्लूइड का, तो पहली चीज तो ये समझिए कि आपकी बॉडी में जो पानी है, जो बॉडी वाटर है, वो कहां पर है? या तो वो सेल के अंदर है जिसे आप इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहेंगे, या सेल के बाहर है जिसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहां पर है? या तो ब्लड वेसल के अंदर है जिसे आप इंट्रावास्कुलर कहेंगे, इंट्रावास्कुलर, और या दो सेल्स के बीच में है जिसे आप इंटर सेलुलर फ्लूइड कहेंगे, या जैसा मैं यहां पर अब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। पहले तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी वाटर करा, अब आप ये समझ लीजिए कि यहां पर कुछ फ्लूइड है, और सेल जब भी कोई चीज एक्सचेंज करता है इट इज थ्रू द मीडियम ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड। तो अपनी एनसीईआरटी की लाइन को बड़े ढंग से पढ़िए कि सेल अगर किसी भी चीज को ब्लड के साथ एक्सचेंज करता है तो ब्लड कैपिलरी डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं घुसती है। सो ब्लड कैपिलरी और सेल के बीच में एक डिफरेंस होता है। करीब करीब कैपिलरीज जो हैं वो 50 माइक्रोन के से या इससे भी ज्यादा डिस्टेंस पर हो सकती हैं सेल पे। तो इसका मतलब जो एक्सचेंज मीडियम का काम करता है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड करता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब दूसरी चीज ये समझिए कि आर्टरी इज अ ब्लड वेसल दैट इज ब्रिंगिंग, से फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एटसेट्रा, वो चीज यहां पर लेकर के आ रही है। अब आप ये जानते हैं कि आर्टरी की साइड में ये कैपिलरी नेटवर्क है, ये आर्टीरियल कैपिलरीज हैं, और ये आर्टीरियल कैपिलरीज सेल के पास आ रही हैं, और फिर ये वीनस साइड की कैपिलरीज हैं, और ये जुड़ करके वेन बन जाती है, और वेन यहां से ब्लड को लेकर के चली जाती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने चीजों को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद में उसके जो एंड प्रोडक्ट है एब्जॉर्ब हुए, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आए, ब्लड ने यहां पर इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में छोड़ दिया, और यहां से इसको किसने ले लिया? सेल ने ले लिया। जो वेस्ट प्रोडक्ट बना वो सेल ने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फेंका, और उसको ब्लड ने यहां से रिमूव कर दिया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जो आर्टीरियल साइड है कैपिलरीज की, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। सो आर्टीरियल साइड देखिए, कैपिलरी नेटवर्क में एक आर्टीरियल साइड की कैपिलरीज है, एक वीनस साइड की कैपिलरीज है। सो दैट मींस वी आर सेइंग दैट द प्रेशर ऑन द आर्टीरियल साइड, आर्टीरियल कैपिलरीज का जो प्रेशर है दैट विल बी मोर देन द प्रेशर ऑन द वीनस कैपिलरीज। ये बात तय हो गई। इसका मतलब यहां से फ्लूइड फिल्टर होएगी, एंड दिस इज द प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता कैसे है? ये आर्टीरियल एंड पर ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्योंकि यहां पर ज्यादा है, इसकी वजह से प्राइमरीली ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन रहा है। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई। कुछ चीजें सेल भी सिक्रीट करेगा, नो डाउट अबाउट इट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, एक तरफ से चीज फिल्टर होती चली जाए और यहां पर इकट्ठी होती चली जाए, इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो आपको इसको वापस चाहिए, इट शुड गो बैक इनटू द सर्कुलेशन। और करीब 90% ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड विल बी पिक्ड अप बाय द वीनस कैपिलरीज एंड द वेन्स विल रिमूव इट। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो ब्लड में नहीं घुस पाई, अब इसको भी आपने सेंट्रल सर्कुलेशन को वापस करना है, एंड दैट फंक्शन इज डन बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। ये फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम करता है। तो इसका मतलब लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसे रूट है जो कि इस एक्सेस ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड को सेंट्रल सर्कुलेशन को वापस कर रहा है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पर मुझे अब एक एसेसरी रूट बनाना है, मैंने आपसे कहा लिम्फेटिक सिस्टम एक एसेसरी रूट है, और मकसद है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो एक्सेस वाली इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसको सेंट्रल सर्कुलेशन को वो रिटर्न करे। दिस इज द बेसिक फंक्शन दैट द लिम्फ इज एक्चुअली डूइंग। सो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहां से, अब इस एक और चीज ये समझिए, ये केवल वन वे सिस्टम होना चाहिए, वन वे, क्योंकि वापस कुछ नहीं लाना है अपने। सो अनलाइक द वास्कुलर सिस्टम जिसमें एक आर्टीरियल सिस्टम है, एक वीनस सिस्टम है, टू वे सिस्टम आप समझ सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम विल बी अ वन वे सिस्टम, इट विल बी फ्रॉम टिश्यू टुवर्ड्स द सेंट्रल सर्कुलेशन, नॉट बैक। उसकी जरूरत नहीं है। पहली बात तो हमें यह समझ में आ गई। दूसरी चीज यह भी मुझे समझ में आ गया कि यहां से कुछ लिम्फेटिक कैपिलरीज शुरू होंगी, यू कैन अंडरस्टैंड, कुछ लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को पिक करेंगी, और जैसे ही ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस लिम्फेटिक वेसल्स या कैपिलरीज में चला गया, इस वाटरी टाइप ऑफ फ्लूइड को आप लिम्फ कहेंगे।
सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लिम्फ। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमने कहा लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर कर गया, इसको हमने क्या कहा, लिम्फ कहा, और ये जुड़ करके फिर लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगी, बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगी, और उसके बाद में दो बहुत बड़े डक्ट्स बनेंगे। एक को आप कहेंगे राइट लिम्फेटिक डक्ट, एक को आपने कहा राइट लिम्फेटिक डक्ट, और एक को आपने कहा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। और याद रखिएगा ये जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है इसको थोरेसिक डक्ट भी कहा जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करूं तो यहां से सारा लिम्फ इकट्ठा हो रहा है और एक डक्ट में आता है जिसको आप थोरेसिक डक्ट कहते हैं। ये आपकी लेफ्ट साइड में क्या करता है, ये राइट साइड में एक्चुअली क्या करता है, राइट साइड में देखिए, ध्यान दीजिए, राइट साइड में क्या करता है, असेंड करता है और फिर क्रॉस करता है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में आकर के यहां पर जो लेफ्ट सब क्लेवियन वेन है, ये क्लेविकल वेन है, इसके नीचे जो वेन होगी इसे सब क्लेवियन होगी, और उसके और इंटरनल जुगुलर का जो जंक्शन होता है करीब करीब वहां पर जाकर के लिम्फ को छोड़ देता है। इसी तरह से ऊपर वाली पार्ट से जो आता है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट आता है और राइट सबक्लेवियन वेन में जाकर के छोड़ देगा। सो आपको ये समझ में आ गया, कैपिलरीज, छोटी वेसल्स, बड़ी वेसल्स एंड द डक्ट्स, राइट लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट, ओपनिंग इन द सबक्लेवियन वेन नियर द जंक्शन ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन। सो थोरेसिक डक्ट लेफ्ट साइड में, राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट साइड में खुलता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब एक चीज समझिए, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि ये जो पर्टिकुलर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसका एसेंशियली जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा जैसा होना चाहिए, लेकिन देयर वुड बी सम डिफरेंस। सो आप जानते हैं कि इसमें किसी भी कीमत पर ना तो आरबीसी होंगे ना प्लेटलेट्स होंगे। सो प्लेटलेट्स और आरबीसी आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसमें, लिम्फेटिक सिस्टम में, और लिम्फ में आपको आरबीसी नहीं मिलेगा, और हमने ये कहा कि दूसरा प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं इसके बाद मेन एक काम ये है, इस लिम्फेटिक सिस्टम का एक मेन काम ये है कि यहां से जो प्रोटीन्स हैं उनको जरूर वापस करें, उनको जरूर वापस कर दे, कहां पर, सेंट्रल सर्कुलेशन को। और इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जो कंपोजिशन ऑफ लिम्फ है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का होगा। सो मान लीजिए इंटेस्टाइन से आ रहा है तो थोड़ा सा अलग होगा, और मान लीजिए लिवर से आ रहा है तो थोड़ा सा अलग होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इजी कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो लिम्फ के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो प्लाज्मा का करीब हाफ होगा, इसीलिए उसका कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होता है। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जब मैं प्रोटीन की बात करता हूं, आपसे एंट्रेंस में वो प्रोटीन के बारे में पूछेंगे, तो हमने कहा आरबीसी नहीं है, हमने कहा थ्रोम्बोसाइट नहीं है, दूसरा हमने ये कहा कि मिनरल कंपोजिशन करीब करीब सिमिलर है, आपकी लाइन है एनसीईआरटी की, मिनरल कंपोजिशन करीब करीब सिमिलर है प्लाज्मा के। तीसरी चीज, हालांकि कुछ आयंस में थोड़ी सी कमी हो सकती है, जैसे कैल्शियम से फॉर एग्जांपल। और इसके अलावा फिर हमने ये कहा कि प्रोटीन्स आर अप्रॉक्सीमेटली हाफ। देखिए फिर मैं आपसे कह रहा हूं, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड रूल, इट डिपेंड्स ऑन द साइट फ्रॉम विच द लिम्फ इज गेटिंग कलेक्टेड। ये बात याद रखिएगा। और चौथी चीज एक और बड़े ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जब यहां से ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसमें घुस रही है लिम्फेटिक सिस्टम में, तो इसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है और इसमें मैलिग्नेंट सेल्स भी हो सकते हैं। सो इसीलिए रास्ते में कुछ लिम्फ नोड्स होंगे। सो रास्ते में लिम्फेटिक सिस्टम के क्या होंगे, लिम्फ नोड्स होंगे। ये जो लिम्फ नोड्स हैं दे कंटेन WBCs, स्पेशली लिम्फोसाइट्स। सो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये खतरा है कि यहां से ये जो बैक्टीरिया है या मैलिग्नेंट सेल है, मेटास्टैटिक कोई सेल है, कैंसरस सेल है, वो इस सिस्टम में घुस सकता है और सेंट्रल सर्कुलेशन में पहुंच के पूरी बॉडी में फैल सकता है। इसीलिए इनको फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए रास्ते में आपने कुछ गार्ड्स रखे हुए हैं, इनको आपने क्या कहा, लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड से जैसे जैसे जितने लिम्फ नोड से लिम्फ आगे जाता जाएगा उसमें WBC का काउंट बढ़ता चला जाएगा, और खास तौर पर लिम्फोसाइट्स का काउंट बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कंपेयर लिम्फ विद प्लाज्मा। सो लिम्फ और प्लाज्मा के बीच में कंपैरिजन आप इस तरह से करते हैं। सो मुझे उम्मीद है ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी कि ये इस कंपोजिशन पे क्वेश्चन आता है। और फिर मैं आपसे एक बार कह रहा हूं कि जहां लिम्फ नोड को ट्रैवर्स किया तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि WBC काउंट इनमें इंक्रीज होगा। और किस WBC की खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं, लिम्फोसाइट्स की मैं बात कर रहा हूं। ये बात मुझे अच्छी तरह से क्लियर हो गई। अब देखिए एक और चीज यहां पर समझ लीजिए कि मान लीजिए इंटेस्टाइन से जो लिम्फ आता है, याद कीजिए सेंट्रल लैक्टियल विलाई के अंदर एक सेंट्रल लैक्टियल था, वो फैट को एब्जॉर्ब करता है, तो व्हाइटिश कलर की फ्लूइड होगी, इसको आप काइल कह सकते हैं, CHYLE। सो ये इस चीज को आप क्या कहेंगे, काइल कहेंगे। अब एक लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है वन वे सिस्टम है, लेकिन फ्लूइड को तो सर्कुलेट करना ही है और अगेंस्ट द ग्रेविटी सर्कुलेट करना है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर इसके चारों तरफ जो मसल्स हैं,
जो मान लीजिए लिम्फेटिक वेसल है, इसके चारों तरफ जो मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन मदद करेगा इसको ट्रेवल करने के लिए। ये आप वेन में भी पढ़ चुके हैं। और यूनिडायरेक्शनल चाहिए हमको, हम चाहते हैं कि ये टिश्यू से सेंट्रल सर्कुलेशन की तरफ जाए, वापस ना आए, तो इसके लिए आपने इसमें क्या लगा रखे हैं, वॉल्व्स लगा रखे हैं। सो वॉल्व्स यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन के लिए, और ये जो कंप्रेशन है ये फ्लूइड को प्रोपेल करेगा और यूनिडायरेक्शनैलिटी मेंटेन करेंगे वॉल्व्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा फिर एक चीज और समझ लीजिए, आप जब फाइलेरियासिस की बात करते हैं तो फाइलेरियासिस में जो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है उसके माइक्रोफाइलेरिया लिम्फेटिक वेसल में पहुंच के बड़े हो जाते हैं और वो लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आपने लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर दिया, मान लीजिए वॉर्म्स ने लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर दिया, तो जो डिस्टल पार्ट है, इससे जो डिस्टल पार्ट है उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड इकट्ठी होनी शुरू होगी, वो वापस नहीं जा पाएगी और वहां पर क्या होगा, एडीमा होगा। और इसीलिए लिम्फेटिक जो फाइलेरियासिस होता है उसमें आप देखते हैं कि एलिफेंटियासिस कहते हैं, स्क्रोटम लेग बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो मुझे उम्मीद है लिम्फ के बारे में ये जो छोटा सा मैंने एक कंसेप्ट का वीडियो किया आपको समझ में आया होगा। नाउ होपफुली आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस नीट एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे उसे आसानी से कर सकेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।